Dear students, Assalamu alaikum. Poster N, are you there? Assalamu alaikum, Poster N. Are you able to hear me? सब कैसे हैं? I hope you all will be fine and safe. जी सब ठीक हैं और कैसा जा रहा है सब? ओके जी जेनिफर, काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं. आई थिंक 15 आर ऑनलाइन. राइट. जी बायोकेमिस्ट्री कैसी जा रही है तुम लोगों की? कुछ समझ आती है? कुछ करते हो बाद में या स्टिल यू डोंट गेट इनफ टाइम फॉर द स्टडी? क्या सिनेरियो है आजकल, क्या चल रहा है? Because you know your midterm examinations are very near. You all are, I think, you all have been informed about the midterm examinations that they are commencing, and we have the exam of the biochemistry on 20th July. So all of you are aware. G, have you got the date sheet? Have you got the date sheet? And you're aware about the pattern of the exams and the Viva which has been conducted through the Zoom. So there are certain things basically कि जो हमने आज इंशाल्लाह डिस्कस भी करनी है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग वाइवा. ठीक है, लेकिन तुम सब पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑनलाइन होते जाओ. ठीक है, देन वी विल डिस्कस. मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि तुम लोग वो शालिमार लर्निंग पोर्टल के थ्रू जैसे टेस्ट दे रहे हो, उसी तरह से जो है ना तुम लोगों का मिड टर्म एग्जाम होगा. ठीक है, 20 जुलाई को हमारा पेपर है 3 से 4 बजे. फिर मेरे ख्याल में उसी दिन शायद शाम में 5 to 7 वी हैव द वाइवा एग्जामिनेशन. तो बेसिकली जो है ना दीज आर द सर्टन थिंग्स बेसिकली विच आई वाज थिंकिंग कि आज इंशाल्लाह जो है ना हम लोग ना करेंगे डिस्कस. और फिर वाइवा के लिहाज से भी शायद तुम लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी नई हो, या शायद तुम लोग जूम वगैरह ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं जिसपे जो है ना वो हो सकता है शायद हम करें. आज सिलेबस तो हम हाँ जी रिवाइज कर रहे हैं. आज मेरा प्लान तो था कि एंजाइम्स का हम करेंगे, बट ये थिंक आज हम चलो मेरे ख्याल में वी हैव द नेक्स्ट वीक ना. तो तुम लोग ऐसा करना कि आज स्टार्ट कर लेते हैं हम एंजाइम्स, लेकिन ये है कि और थोड़ा डिस्कस भी डेफिनेटली हम कर लेते हैं साइड बाय साइड. बट थिंग इज कि तुम लोग पहले पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि जी मैडम हमें कार्बोहाइड्रेट्स में से ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ आया, ये रिवाइज करते हैं. या मैडम वी डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द अमाइनो एसिड्स या जी प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन फंक्शंस. ठीक है, या जी हमें लिपिड्स में से कुछ समझ नहीं आया या उसमें से न्यूक्लिक एसिड्स में समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग जो है ना फिर उसी को टच करेंगे ना. उसी को तुम लोग अपनी क्वेरीज जो है ना वो नीलम के थ्रू जो है ना यहाँ जो ग्रुप बना हुआ है उस पर अगर तुम लोग मुझे भेजो तो फिर आई विल डिसाइड, क्योंकि ये तो हर एक का जो है ना वो डिफरेंट होगा क्वेश्चन. किसी को कुछ नहीं समझ आएगा और किसी को कुछ नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे रिवाइज. ठीक है, बट द थिंग इज के अच्छा आज एंजाइम्स ना पढ़ाएं तो फिर आज हम क्या करें मुझे बताओ. क्योंकि जो है ना इफ यू आर नॉट डूइंग द एंजाइम्स तो फिर रुको जरा. फिर हम उसके अलावा जो है ना मेरे पास मतलब जो प्रीवियस लेक्चर तुम लोगों के पढ़े हैं वही डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है ना, तो रिवीजन में हम लेकिन ये है ठीक है, चलो ठीक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिवीजन. ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं, बट रिवाइज में ये ना कि तुम लोग अपने पास कम से कम बुक्स ओपन रखो. फिर मुझसे पूछ लो कि जी हमें ये वाली चीज नहीं समझ आई या इस तरह से नहीं आया. या हम सिलेबस भी तुम लोगों को बताती हूँ. सिलेबस तो वही है जो अब तक किया है तुम लोगों ने. ठीक है,
या फिर ये है कि हम लोग जो है ना, पिछला लेक्चर तुम लोगों का जो था वो तो न्यूक्लिक एसिड्स था ना, उसमें जो एक दो चीजें रह गई थी यहाँ पर हम वो कर लेते हैं। व्हाट यू से? इंपॉर्टेंट वाले की रिवीजन तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो ये सारे ही हैं, ठीक है। अब तुम लोगों के पास अगर बुक्स हैं तो हम जो है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो फिर रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास तो भी वैसे मेरी बुक भी शायद मेरे ख्याल में नहीं है मेरे पास, लेकिन बड़ा ठीक है। इसमें जो है ना हम डिस्कशंस वगैरह कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि जो है तुम लोगों के सिलेबस सबसे पहले, ठीक है, कमिंग टू वर्ड्स के सिलेबस क्या है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले, सबसे पहले तुम लोग को बताने लगी थी कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड्स का भी कुछ ना कुछ रह गया था। मेरा ख्याल है कि मैं न्यूक्लिक एसिड्स का ही जो है ना वो उसको शायद अपलोड करने के लिए कह देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तुम लोग थोड़ा वेट करो 5 मिनट, तो मैं फिर जो है ना वो एक लास्ट वाला चैप्टर हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स ही अपलोड कर लें, लेकिन हम साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी डिस्कस करते रहते हैं, चाहे अपलोड कुछ भी हुआ हो, बट वी कैन डिस्कस ना। अस्सलाम वालेकुम आहा, क्या हाल है? ठीक हो? जी क्लास, अच्छा जी, मैंने कह दिया कि हम जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना जी वो अब अपलोड करने लगे हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स वी आर गोइंग टू अपलोड द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और साइड बाय साइड हम सिलेबस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि सिलेबस जो है ना जी वो क्या है तुम लोगों का। तो अभी तक बायोकेमिस्ट्री के जितने तुम लोगों ने चैप्टर्स किए हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है, यानी कि अभी तक वी हैव ओनली डन द 4 चैप्टर्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ऐसा ही है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमने किया है, प्रोटीन्स किया है हमने, ठीक है, और हमने लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके अलावा जो है ना हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स किए थे फ्रॉम द 9th बुक, that is also included and that is also the part of your mid-term examination. Is it clear to you? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। जो बाद में बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या कौन कौन से चैप्टर्स हो गए? 5 हो गए, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर, मैं सिर्फ उसको फर्स्ट चैप्टर कह रही हूँ जो हमने मैट्रिक में से किया था, ठीक है ना। आई एम जस्ट सेइंग इट अ फर्स्ट चैप्टर, बट उसमें काफी चीजें थी, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर नहीं था। तुम लोगों को भी पता है कि उसमें जो था हमारे पास वी हैव सिंबल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह किए थे, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो वी हैव डन ऑल द थिंग्स बेसिकली। तो उसमें जी वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आएंगी तुम लोगों को, जो याद है कि जैसे फॉर्मूला हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, जो हमने किए थे। तो फर्स्ट चैप्टर वो सारा इंक्लूडेड होगा सबसे पहले। सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा फाइक अहमद से जितना हमने किया है, और उसमें जो था फिर वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वगैरह सबको आना चाहिए, जो चेन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों के सिलेबस में ये जितने मेन चैप्टर्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक पेपर में हमें आया लास्ट टाइम लिपिड से ही, ठीक है, आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से जी अदीला, मुझे पता है कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो का पेपर कंबाइन होता है, नो दिस, और ये हमेशा से कंबाइन होता है और स्टूडेंट्स सारे जाके इसको देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अकेले नहीं हो। तो ये अभी सिर्फ हमारे पास जो है ना, अब 4 तो सारे चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। एंजाइम्स हम करेंगे, हार्मोन्स करेंगे, विटामिन्स करेंगे, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म करेंगे,
तो फाइनल टर्म में वी हैव द प्लेंटी ऑफ द चैप्टर्स। तो तुम लोग कैसे करोगे? अभी तो आजकल में तुम मानो ना मानो बट इट इज इजी, इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम द जॉब डायरेक्टली टू द कॉलेज, ठीक है, ट्रैफिक की हेडेक्स, ट्रैवलिंग की हेडेक्स, ठीक है, तो उससे हम सब बचे हुए हैं और घरों पे हम लोग आराम से डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। नो डाउट कि तुम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बट द थिंग इज के फिर भी जो है ना हमारे पास सिर्फ ये 4-5 चैप्टर्स हैं। देखो इसमें से भी स्किप कर देंगे फाइनल टर्म्स में हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा सिलेबस। तो आई वांट के तुम लोग जो है तैयारी करो। एक तो पहला चैप्टर है, ठीक है, सिंबल्स वगैरह वाला, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आज हम रिवाइज कर लेते हैं। आई नो जो है सब ड्यूटीज कर रहे हैं, आई नो, ये तो मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। चलो फिर ऐसा है कि न्यूक्लिक एसिड स्किप कर दो, फिर क्या ख्याल है? पहला चैप्टर और बाकी वो कर लो फिर। ड्यूटी तो बिल्कुल पता है मुझे, गजाला डिफिकल्ट है तुम लोगों की, लेकिन देखो स्टडीज से भी तो बाद में फायदा होना है ना तुम लोगों को। ये डिफिकल्ट टाइम तुम लोग जो 2 साल गुजारोगे ना, तो इसका बाद में रिवॉर्ड तुम लोग को जब मिलेगा ना, तो यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो हमें कुछ पाने के लिए जो है ना लाजमी ऐसा है कि कुछ खोना पड़ता है। आजकल कोई चीज ऐसे नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा चैप्टर, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीनों में से तो आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीवन। एक तुम लोग का पहला चैप्टर और एक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें अब तुम लोग बता दो कौन सा स्किप तुम लोग, मेरे ख्याल में पहला कर लो और न्यूक्लिक एसिड्स रहने दो, बट आई थिंक, लेकिन फिर भी तुम लोग डिस्कस कर लो, फिर मुझे बता देना, ठीक है। अभी तो आज 1 जुलाई है, टाइम है। तो ये है कि तुम लोग ऐसा करो कि पहला चैप्टर कर लो, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स कर लो, प्रोटीन्स कर लो और लिपिड्स कर लो। यार सुमैया शाहिद, अल्लाह सबको सेहत दे, बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि कोविड-19 बहुत लोगों को हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये है कि सब ठीक हो गए हैं ना, इससे कोई मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशंस में तो नहीं ना गया। सब जो है अगर बेहतरी की तरफ वापस आ गए हैं तो दैट इज रियली गुड न्यूज, ठीक है, कि सब ने इसे फाइट किया है। तो वो जो लोग थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं कि वेंटिलेटर्स पे जाना पड़ जाता है और इस तरह की सूरत हाल, दैट इज रियली वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। उससे तो वैसे ही सुन के ही बंदा परेशान हो जाता है। तो जाहिर है कि जिसको हुआ हो तो उसमें फिर क्वारंटाइन और फिर फैमिली से लग रहना और टेंशन, स्ट्रेस जो है, देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो along with the COVID-19 ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम न्यूक्लिक एसिड आप स्किप कर रहे हैं, दिस इज डन, ठीक है। वी आर डूइंग नाउ 4 चैप्टर्स जस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है, जस्ट फॉर यू पीपल वी आर डूइंग जस्ट द 4 चैप्टर्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मैंने बल्कि क्या क्या अपलोड करवाया था कि जो है ना वो हम आज नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करते, हम पुराने को ही रिवाइज कर लेते हैं। बट नाउ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, मिड टर्म सिलेबस ना, मिड टर्म जो हमारा पेपर है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हमारे कोर्स का तो हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। तो जी ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो आई डोंट नीड थैंक यू, व्हाट आई नीड इज कि यू गाइस प्रिपेयर वेल अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है ना। कि जो बाकी चैप्टर्स है ना वो अच्छे से तैयार जब 4 कर लोगे ना तो फिर आई विल बी ओके कि जी चलो ठीक है, कोई नहीं, एक स्किप करवाया तो एटलीस्ट 4 पे इनकी कमांड बड़ी अच्छी है या 4 इन्होंने बहुत अच्छे कर लिए हैं जी, ठीक है। तो फिर आई विल बी हैप्पी, आई विल बी मोर हैप्पी, ठीक है। तो ये है कि हमने एक चैप्टर जरूर स्किप किया है, बट इफ यू आर डूइंग अदर चैप्टर्स इन अ क्वाइट गुड वे तो फिर कोई मसला नहीं है। इज दिस क्लियर कि अब हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो लोग आज ऑनलाइन नहीं हैं, ठीक है, तो जो लोग आज ऑनलाइन नहीं है उनको भी तुम लोग बता देना है हमारा जो सिलेबस है। अब मैंने जो है ना वो बेसिकली लिपिड्स का नहीं उनसे ऑन करवाया मैंने, अब उनसे न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना वो करवा लिया है। बट हम लिपिड्स वैसे डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, वो मेरे पास है, तुम लोगों के पास भी बुक्स हैं, तो हम लोग जो है ना जी लिपिड्स वैसे डिस्कस कर लेते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। तो जी ये 4 चैप्टर्स हैं, ये तो अब तुम सबको हो गया क्लियर, ठीक है ना। These are the 4 chapters which are included, which are the part of the midterm exam,
अब मिड टर्म एग्जाम में मेरा ख्याल है कि जो SCQs वगैरह और जो जी मरियम तारिक और बाकी सब मैं टाइप कर देती हूँ, मेरे ख्याल में लिख देती हूँ कि अब कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं, ताकि तुम सबको ना ये क्लियर हो जाए। आप जो टेक्स्ट लिख रही हो ना वो वाले चैप्टर्स, ठीक है, कि सबसे पहले जो तुम लोगों की जो थी ना वो जो था तुम लोगों का 9th की बुक से, ठीक है ना, 9th की बुक से हमने जितना भी किया, 9th बुक ऑल चैप्टर्स जितने भी हमने किए थे, 9th की बुक वाले जो चैप्टर्स थे ना, और फिर आपका जो मेजर है कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छी तरह करो, ठीक है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, प्रोटीन्स में से भी बिल्कुल, लिपिड्स भी, ठीक है, ये तुम लोगों के जो है ना वो छोटे से बस जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और एक तुम लोगों का जो है वो है, ठीक है ना, तो ये तुम लोगों के जी हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। अच्छा चलो, वीडियो रुक रही है, कोई नहीं, ऑडियो तो आ रही है ना, ऑडियो इज क्लियर, आवाज तुम लोग को आनी चाहिए, वीडियो पे कुछ नहीं है, वीडियो पे आज तुम लोग का कोई लेक्चर नहीं है। इफ द ऑडियो इज क्लियर तो इसका मतलब ओके, ठीक है, ऑडियो तुम लोगों की जो है ना हमारी जो है ना वो बस क्लियर होनी चाहिए, कि जो है ना अगर ऑडियो क्लियर है तो फिर मसला कोई नहीं है, ठीक है, तो इफ द ऑडियो इज क्लियर लेट मी नो। ठीक है जी, ऑडियो क्लियर है तो बस फिर बात खत्म है, वीडियो पे हमने वो न्यूक्लिक एसिड्स आज पढ़ना ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं तुम लोगों को। ठीक है जी, अगर ऑडियो क्लियर ठीक है, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि तुम लोग जो है ना वो उसमें ना तुम लोग कर लो तैयार, ठीक है, और बाकियों को भी बता दो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली 4 चैप्टर्स, और इसमें से अब हम पेपर की जरा थोड़ी सी बात कर लें कि इसमें जो है ना अब हमारा पेपर किस टाइप का होना है। तो पेपर जो है ना मैंने सुना है कि जो आपके हैं MCQs वहां तक तो पेपर ठीक है, बट जो आपके SCQs है ना उसकी उसमें काफी डिस्ट्रप्शन वगैरह आ रही है, तो उस वजह से जो है ना SCQs में भी कि हमारे को उसका हिस्सा ना हो। तो ये जो है ना इसका मतलब है कि पेपर आपका MCQs बेस ही होगा। अभी तक ये लग रहा है कि पेपर विल बी MCQ बेस्ड। ठीक है, तो अब एक दो और चीजें हैं। जी जी बिल्कुल, बुक ओपन कर ली, अच्छी बात है, ठीक है। अब एक दो और चीजें हैं हमारे पास के जो है ना तुम लोग अगर इसमें SCQs हुए ना, क्योंकि तुम लोगों का पेपर जो है वो 25 नंबर का होना है, ओनली 25, ठीक है, कितने नंबर का होगा, सिर्फ ओनली 25, यानी कि 25 नंबर का सिर्फ तुम लोगों का जो है ना ये एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का, जो एग्जाम विल बी ऑफ ओनली 25 मार्क्स, ठीक है। तो अब ये जो 25 नंबर है ना, वैसे इसमें से जो होता है कि 10 मार्क्स के तुम लोगों के होते हैं MCQs और 15 मार्क्स के होते हैं SCQs, ठीक है। लेकिन अब अगर तो सिर्फ MCQs ही हुए तो फिर जाहिर अंडरस्टूड है कि 25 ही MCQs होंगे, हो सकता है मैं कोई शॉर्ट आंसर भी ऐड कर दूं। तो अब तुम लोग आ जाओ जरा उस पे, हमारा जो है ना लिपिड्स का जो बेसिकली चैप्टर है आज, ठीक है, उसको हम जो है ना जी वो रिवाइज कर लें लिपिड्स के चैप्टर को। लेट मी, हाँ जी, ये लिपिड्स का चैप्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ओरल जी बिल्कुल हमारा वाइवा होना है ओरल, ठीक है। तो ओरल जो वाइवा होगा वो होगा थ्रू जूम, ठीक है। जूम एक सॉफ्टवेयर तुम सबको पता है कि जिसमें हम सब जो है एक साथ ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सबकी वॉइस वगैरह बात भी कर सकते हैं, वीडियो भी नजर आ रही होती है, तो उसके थ्रू हम फिर अपना वाइवा जो है ना कंडक्ट करेंगे, बाकी टीचर्स भी सब जो है जूम के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, अब लिपिड्स का जो चैप्टर है कि लिपिड सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। जी वाइवा का मुझे लगता है कि होना है वाइवा, ठीक है, इट इज श्योर कि वाइवा होगा तुम लोगों का। जी मैं ही लूंगी, अभी इंटरनल वाइवा तुम लोगों का मैं ही लूंगी, ठीक है। तो वाइवा भी उसी दिन होगा जिस दिन तुम लोग का एग्जाम होगा। अब कमिंग टुवर्ड्स लिपिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड अल्कोहल से मिलकर बने हैं, पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। पानी से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी के ऊपर जो है ना
इनकी लेयर बन जाती है। और अगर किसी कपड़े पे किसी चीज पे गिर जाए तो जाहिर है अपना निशान वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें अब एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं लिपिड्स की? ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सॉल्ट्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, फैट सोलेबल विटामिन्स हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। अब सबसे पहले फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड मिलके बने हैं किससे? फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, और एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी तुम लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। एलिफैटिक का मतलब होता है इनमें स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? जो जो के हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये सारे हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन। अब जो लिपिड्स है ना उसमें 4 से 24 कार्बन एटम्स जो है ना हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 24 कार्बन एटम्स जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फैटी एसिड्स होते हैं उनमें। फैटी एसिड्स विच अकर इन न्यूट्रल फैट्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब न्यूट्रल फैट्स का मतलब क्या है कि हाँ जी बिल्कुल अक्सा, स्लाइड न्यूक्लिक एसिड की शो हो रही है क्योंकि पहले हम न्यूक्लिक एसिड रिवाइज करने लगे थे। बट अब ऐसा है कि एक चीज जब अपलोड हो जाए तो उसको फिर वो खत्म नहीं वो कर सकते तुम लोगों के ना कॉलेज से। तो मैंने पहले उनको आज एंजाइम्स पढ़ाना था, तो शुक्र है अपलोड होने से पहले ही मैंने कह दिया वो कैंसिल कर दें, आप न्यूक्लिक एसिड्स अपलोड कर दें। तो अब हमने न्यूक्लिक एसिड अपलोड हो गया, तो अब फिर हम वी डिसाइडेड अबाउट लिपिड्स। बट अब ऐसा नहीं है कि हम इसको कट करके वो कर दें। तो इसी वजह से मैंने कहा कि तुम सबके पास अगर किताबें हैं तो वहां से खोल लो, तो हम लिपिड्स का चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर कि यू आर डूइंग फ्रॉम द बुक्स? ठीक है, स्लाइड नहीं भी चलेगी तो तुम लोग अपनी किताबों से करो, और प्लीज मेक श्योर कि सबके पास बुक होनी चाहिए। तो जी ठीक है जी, तो जो लिपिड्स हैं जी ये मेजर जो है फैटी एसिड से मिलके बने हैं, और जो फैटी एसिड्स हैं ये लिपिड्स का मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और जो फैटी एसिड्स हैं ना ये मिनिमम दे आर मेड अप ऑफ मिनिमम 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। मिनिमम जो है ना फैटी एसिड में 2 कार्बन एटम होने चाहिए। और चेन की जो लेंथ है ना वो कार्बन एटम 2 कम से कम होने चाहिए, और इसमें 4 से 24 कार्बन एटम्स जो है ना कॉमनली जो है ना वो हो सकते हैं। मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, बट ऐसा है कि 4 से 24 वाले समझ लो ज्यादा कॉमन है। और ऐसे फैटी एसिड्स जो कि न्यूट्रल फैट्स का मतलब ये है कि जो घी, मक्खन, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में प्रेजेंट होती है ना, जो उसमें ज्यादातर होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 या 8 या 10। ऐसा नहीं है कि 3 कार्बन एटम्स होंगे या 5 होंगे, ठीक है। ये फैटी एसिड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बस उतनी तुम लोगों ने करनी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं होती तो स्ट्रक्चर बड़ा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो स्ट्रक्चर उतना ही जो है ना वीक होगा। जैसे कि बुटारिक एसिड, कैप्रिक एसिड, तो ये सारे हैं जी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये हमें ज़ाहिर डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कम लेने हैं, अनसैचुरेटेड हमें ज़्यादा लेने हैं, सैचुरेटेड हमें कम लेने हैं, घी मक्खन वगैरह क्योंकि जम जाते हैं, तुम सबको पता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग लेस देन 8 कार्बन एटम्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर वोलाटाइल। अब देखो ज्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना जो वो रूम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर किसी में कार्बन एटम्स 8 से कम हो ना तो ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एटम्स 8 से कम है, 8 से कम है, वो फैटी एसिड्स जो है ना वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड्स विच कंटेन डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड होती है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ देयर अनसैचुरेशन, कि कितनी डबल बॉन्ड है उस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। मोनो अनसैचुरेटेड में 1 डबल बॉन्ड होती है, पॉली अनसैचुरेटेड में 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड होगी, ठीक है। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। जो पॉली अनसैचुरेटेड, मैं दोबारा बता रही हूँ, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना उनमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है।
उसमें डबल बॉन्ड लाजमी होगी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक है, मतलब एक डबल बॉन्ड तो लाजमी होगी अनसैचुरेटेड में, और जो सैचुरेटेड है उनमें जो है ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी, उनमें डबल बॉन्ड कोई नहीं होगी। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, अगर उसमें एक डबल बॉन्ड होगी तो उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बट इफ दे कंटेन मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स देन दे आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये वाले जो पॉली अनसैचुरेटेड है ना, ये वाले काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं ना बनते, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें डाइट में लेने चाहिए, उनको हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये 3 है, हाँ सबकी 2-2 एग्जांपल्स याद कर लो, लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड है ना, इसकी तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड की तीनों एग्जांपल्स तुम लोग को याद होनी चाहिए। 3 कौन कौन सी हैं? एक लिनोलिक एसिड, एक लिनोलैनिक एसिड और एक एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स तुम लोग को याद होनी चाहिए। Polyunsaturated fatty acids which are not synthesized in the body are called as essential fatty acids, ठीक है। तो polyunsaturated में जो 3 फैटी एसिड्स है ना बॉडी में जो नहीं बनते और हमें डाइट से लाजमी लेने हैं ना, उसको हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, और वो सिर्फ 3 है। अगर तुम लोग को सवाल आ जाए कि राइट द नेम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो सिर्फ इन तीनों के नाम लिख देने हैं, ठीक है। और अगर कहीं पूछे कि राइट द नेम्स ऑफ नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो फिर क्या नाम लिखोगे? ये तो एसेंशियल है ना 3, तो नॉन एसेंशियल कौन से हैं? कोई नॉन एसेंशियल भी है फैटी एसिड के? नहीं। लड़कियों पोस्ट RN, मैंने ये बताया है कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं पॉली अनसैचुरेटेड, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, उसमें 3 ऐसे हैं जो बॉडी में नहीं बनते, हमें डाइट से लेने चाहिए, ठीक है। वही जो एसेंशियल होती है ना, जो बॉडी में नहीं बनती और हमें डाइट से लेनी चाहिए। जो बॉडी में बन रही है उसका क्या फायदा डाइट से लेने का? तो वही लेनी चाहिए जो बॉडी को जरूरत है, लेकिन डाइट में हम नहीं ले रहे। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स 3 हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। हाँ जी, इनके अलावा बाकी जो हमने ऊपर पढ़े हैं, स्टीरिक एसिड, पामिटिक एसिड, ठीक है, वो सारे हमारे क्या कौन से हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल। बिल्कुल, ये हाँ जी बिल्कुल, अक्सर लोग ये बच्चे भूल जाते हैं कि एसेंशियल तो हमने पढ़े थे, नॉन एसेंशियल का तो हमने जिक्र ही नहीं किया था, वो कौन से थे? तो बाकी सारे जो अगले टेबल पे लिखे हुए हैं ना, जो स्टीरिक, पामिटिक, बुटायरिक, ठीक है, वो सारे नॉन एसेंशियल हैं, हमारी बॉडी में बनते हैं, डाइट में नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अनएसेंशियल, बिल्कुल ठीक, नॉन एसेंशियल उनको हम कहते हैं। तो जी ये ठीक आंसर हो गया तुम लोगों का। अच्छा जी, ऑयल्स कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। जो ऑयल्स वगैरह ना, इसमें ज्यादातर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इस वजह तो हम घी नहीं यूज करते ज्यादा, हम ऑयल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। Lack of the essential fatty acids can produce the growth retardation and other defects, ठीक है। जाहिर है अगर बॉडी में आपकी एसेंशियल फैटी एसिड्स हम लोग डाइट से नहीं ले रहे और बॉडी में नहीं बन रहे, तो इसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह जो है ना हो सकता है, और स्किन पे रैशेज और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह जो है ना इसकी वजह से हो सकता है। अब जी फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जी? मेल्टिंग पॉइंट, अब जाहिर है सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि उनमें एक सिंगल बॉन्ड है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा रिजिड होता है, बड़ा क्लोज टुगेदर होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनका स्ट्रक्चर, तो इनको तोड़ना, मेल्ट करना मुश्किल होगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज? उनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हाई होंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड, और इसमें जो है जी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितनी जितनी डबल बॉन्ड्स जो है ना कम होती जाएंगी ना डबल बॉन्ड्स, उतना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ तुम लोग को पहले भी कि जब भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आती है ना, तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है, ठीक है। डबल बॉन्ड जब आएगी इसका मतलब है स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है, तो इंटरप्शन का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जल्दी टूट जाएगा,
ठीक है। तो जितनी डबल बॉन्ड ज्यादा होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और अगर डबल बॉन्ड कम होती जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी सोलबिलिटी। सोलबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जितनी डबल बॉन्ड ज्यादा होंगी उतना ही स्ट्रक्चर ज्यादा सोलबल होगा। सोलबल का मतलब ये कि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में इंटरप्शन पैदा करती हैं, स्ट्रक्चर के टूटने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, उतना इजीली जो है ना जो है ना वो स्ट्रक्चर वो सोलबल हो जाएगा फैटी एसिड। ठीक है, और जो आपका लिपिड है बिल्कुल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को वीक कर देती है। आप देखो टेबल में ना ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नाम, जो मोनो अनसैचुरेटेड है ओलिक एसिड उसका नाम, जो अनसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड, तीनों एसेंशियल है उनके नाम सब लिखे हैं। तो ये जो टेबल है ना 5.1 ये हमने करना है। ठीक है, जो सैचुरेटेड है उनके नाम याद कर लो। तीन वो याद कर लोगे ना जब पॉली अनसैचुरेटेड के, तो फिर आसानी हो जाएगी याद रखना कि मोनो ये जो है सैचुरेटेड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड में 2-4 की एग्जांपल तो कम से कम आनी चाहिए हमें। इसके बाद है जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स फॉर्म सॉल्ट्स व्हेन बॉइल्ड विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। मैंने पहले बताया था कि फैटी एसिड्स को जब हम जो है ना, जैसे सुना होगा चर्बी से साबुन बनता है, इसी तरह से जो है ना फैटी एसिड्स को जब हम जो है ना बेसिस के साथ, अल्कली अर्थ मेटल्स का मतलब बेसिस सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, इनके साथ जो है ना जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना तो बेसिकली ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉनिफिकेशन, तो ये सोप बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है ऐसे, तो ये सोप्स है कि फैटी एसिड्स जो है ना व्हेन बॉइल्ड विद द अल्कली मेटल्स दे फॉर्म बेसिकली सोप। तो सॉल्ट्स ऑफ द सोडियम पोटेशियम बेसिकली दे आर द सोप्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉनिफिकेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ सोप होना चाहिए ये। मैं दोबारा बता देती हूँ, अक्सा का एक सवाल आया है रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट कि मैंने ये बताया है कि जब किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ जाती है ना, तो डबल पहले एक सीधा स्ट्रक्चर था, सिंगल बॉन्ड थी उसमें। ठीक है, तो जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड आती जाएगी ना वहां पे आती जाएगी इंटरप्शन। ठीक है, देखो दीवार में अगर एक कोई अगर दरार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड है, लेकिन जैसे जैसे उसमें दरारें आती जाएंगी ना इसका मतलब है कि ये वीक होती जा रही है। इसी तरह से डबल बॉन्ड जब स्ट्रक्चर में आती जाएगी, एक आएगी, दो आएंगी, तीन आएंगी, साइड बाय साइड डबल बॉन्ड आती जाएंगी स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर अब वीक होता जाएगा, इसको तोड़ना आसान होगा। तो जितनी डबल बॉन्ड्स होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। डबल बॉन्ड अगर कम हो जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो जी, अब इसके बाद ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर सोलबल, और कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ना वो सोलबल नहीं होते। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट सोलबल होते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोलबल नहीं होते, यानी कि फैट वगैरह में भी डिसॉल्व नहीं हो सकते। फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूसेस द अल्काइल अल्कोहल्स। फैटी एसिड्स का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड है ना तो इसके एंड में एसिडिक ग्रुप भी आ रहा है, COOH, एसिडिक ग्रुप COOH। ठीक है, तो फैटी एसिड के एंड में जो है जब एसिडिक ग्रुप आ जाता है तो उसको हम रिड्यूस करें तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या है कि उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। मैं जरा स्ट्रक्चर तुम लोगों को लिख के दूं उसका, फैटी एसिड्स का। अभी देखो ये मैंने तुम लोगों को लिख के भेजा है, दिस इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड। वैसे अंदाजन मैंने जो है ना एक समझाने के लिए तुम लोगों को कि हाइड्रोकार्बन कोई भी है, चार वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं ना जिसमें 4 कार्बन हो, ऐसा ही है ना, 2 हो तो इथेन, CH3 3 हाइड्रोजन हो तो मिथेन। ठीक है, इसी तरह से 4 हो तो ब्यूटेन, CH CH2 और CH और आगे COOH। तो COOH हमारा कौन सा एसिडिक ग्रुप है ना, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सबके एंड में आता है COOH। ठीक है,
तो फैटी एसिड क्या है कि देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, COOH, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसके एंड में हर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, COOH। तो इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज अ फैटी एसिड। अगर तो ये ऐसा है, ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने ड्रॉ किया, यानी कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है ना सारी, तो ये कौन सा फैटी एसिड हो गया? सैचुरेटेड। अगर इसमें साथ में डबल बॉन्ड्स भी आ गई हैं, ठीक है, यानी कि ये जो CH के साथ आगे CH2 मैंने लिखा हुआ है, एक लाइन डाली हुई, 2 लाइनें डाल दूं, यानी कि डबल बॉन्ड कर दूं, आगे भी डबल बॉन्ड करती जाऊं, CH2 और CH2 के दरमियान में 2 लाइनें डाल दूं, तो डबल बॉन्ड करती जाऊंगी तो ये बन जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और डबल बॉन्ड अगर ज्यादा होंगी तो फिर उसको हम कह देते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली फैटी एसिड। तुम लोगों को क्लियर कर दूं मैं जरा। अच्छा जी लड़कियों, अब डिटर्जेंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कि फैटी एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यानी कि COOH, ठीक है, अगर ये जो है ना इसकी रिड्यूस हो जाए, यानी कि इसमें हम साथ में हाइड्रोजन एंटर कर दें, तो ये जो है ना फैटी एसिड जो है ना अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, यानी कि एंड वाला इसका COOH जो है ना COH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो OH यानी कि C के साथ अगर OH अगर एंड पे आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। एल्कोहल्स जो है ना, इनमें जब हम सल्फर ऐड करें यानी कि सल्फेट, इनमें जब हम ऐड करें तो ये डिटर्जेंट बना देते हैं, ठीक है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स है ना वो सोप भी बना रहे हैं, फैटी एसिड्स जो हैं वो डिटर्जेंट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। एंड डिटर्जेंट्स जो हैं ये अच्छे एमल्सिफायर होते हैं, ठीक है, ये फैट की मिक्सिंग में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है, फैट्स की मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, फैट्स के ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। तो इसको हम, तुम लोग अक्सर देखा होगा किसी चीज के ऊपर जो है जो ड्रॉपलेट्स वगैरह ऑयल के जैसे बन जाते हैं, ठीक है, या कभी सोप वगैरह, क्योंकि उसमें भी फैट्स होते हैं ना, या डिटर्जेंट्स वगैरह से कोई चीज तुम लोगों ने ऑयली वगैरह वॉश की हो तो उसके ऊपर जो है ना इस तरह ड्रॉपलेट्स वगैरह ऑयल के बन जाते हैं। तो मिक्सिंग में बेसिकली जो है ना हेल्प करा रहे होते हैं डिटर्जेंट्स, तो इनको हम गुड एमल्सिफायर्स भी कहते हैं। तीसरा है जी ऑक्सीडेशन, इसका स्टेप। अच्छा मेरे ख्याल में वो बाद में तो नहीं आना था, एक सेकेंड, चलो बहरहाल केमिकल प्रॉपर्टीज में से जो है ना डिटर्जेंट्स के बाद जो है ना नीचे है ईस्टर फॉर्मेशन। फैटी एसिड और अल्कोहल जब कंबाइन करते हैं ना, जब भी फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन करेगा तो वो एस्टर बनाएगा, ठीक है, फैटी एसिड्स और कोई भी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको तुम लोग एथेनॉल कहते हो, ठीक है। डिटर्जेंट्स में मैं तुम लोग को ये बताने लगी हूँ कि मैंने ये बताया है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना फैटी एसिड का COOH, इसको जब हम रिड्यूस कर दें यानी कि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो ये अल्कोहल बना देगा, और इस अल्कोहल में हम जब सल्फेट ऐड कर देंगे तो ये डिटर्जेंट बना देगा। अच्छा जी, ईस्टर फॉर्मेशन का मतलब ये है कि फैटी एसिड में जब हम एथेनॉल कोई भी अल्कोहल ऐड कर दें, आजकल स्पिरिट जैसे एथेनॉल वगैरह ये भी ना अल्कोहल सैनिटाइजर्स वगैरह बनाने के लिए, तो फैटी एसिड और अल्कोहल जब कंबाइन होते हैं तो वो ईस्टर्स बनाते हैं। ईस्टर भी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, एसिड है जैसे बेस है, इसी तरह से ईस्टर भी एक कंपाउंड है। हाँ COH को पूरे को नहीं ना निकालती, उसमें से हो सकता है कि CO को निकाल दे और OH वहीं पे रह जाए, तो OH जो रह जाएगा ना उसको हम अल्कोहल कह रहे हैं, CO को निकाल देगी और OH को रहने देगी, तो जो OH रह जाएगा, COH था ना पहले तो एसिड था, अगर खाली OH रह जाएगा तो इसको हम कहेंगे अल्कोहल। अब फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ बनाते हैं ना तो फिर वो बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड, और ये एग्जांपल है ईस्टर फॉर्मेशन की, ठीक है। फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो ईस्टर बनाते हैं, जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिल रहे हैं तो ये बना देंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल या डाइसाइल ग्लिसरॉल या मोनोसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ईस्टर फॉर्मेशन की। और अगर ग्लिसरॉल के अलावा फैटी एसिड किसी भी अल्कोहल के साथ मिलता है ना, अगर तुम लोग फैटी एसिड्स को सिंपल अल्कोहल के साथ किसी भी और ग्लिसरॉल के अलावा किसी और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओ तो फिर जो चीज बनती है ना उसको हम कहते हैं वैक्सेस। मैं दोबारा बता देती हूँ कि फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं ना, ग्लिसरीन वगैरह जो बाजार से मिलती है मुंह पे भी लगाते हैं, तो
फिर तो वो बनाएगा अल्कोहल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल वगैरह। और अगर ये किसी और अल्कोहल के साथ मिले ना ग्लिसरॉल के अलावा, तो फिर ये बनाएंगे वैक्सीज, ठीक है। फैटी एसिड और कोई भी अल्कोहल, ब्यूटानॉल है, ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है, कोई और अल्कोहल है, मेथनॉल है, तो फिर ये वैक्सीज बनाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम प्रोस्टानोइक एसिड भी कहते हैं। प्रोस्टानोइक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड, सिंपल हम ये कह सकते हैं, कभी एमसीक्यू में सवाल आए कि प्रोस्टाग्लैंडिन किससे बना है, कौन से फैटी एसिड से बना है, तो नाम तुम लोग को याद होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो फैटी एसिड किससे बने हैं, एराकिडोनिक एसिड से। थ्रोम्बोक्सेन्स भी एराकिडोनिक एसिड से, ल्यूकोट्राइन्स भी एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है। तो ये नाम तुम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा जी, आप फैटी एसिड्स के रिएक्शंस जो हैं, रिएक्शंस ऑफ द फैटी एसिड्स, these are due to the presence of the double bonds. Hydrogenation, it is the process by which hydrogen is added to the unsaturated double bond present in oils. अगर हम सिंपल, तुम लोग याद रखो, फैटी एसिड में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी में हाइड्रोजन जो है वो ऐड होती है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। once hydrogenated the unsaturated fatty acid becomes saturated। और जो unsaturated fatty acid है ना, जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देना, तो फिर वो बन जा चेंज हो जाता है सैचुरेटेड में। तो ये कंपनियां वगैरह या जो इंडस्ट्रीज वगैरह ना, ये जो ऑयल से जब घी बनता है ना बेसिकली, तो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है हाइड्रोजिनेशन। By this process liquid fat oils are converted to the solid fats, ठीक है। फैट्स को, लिक्विड को हम घी में चेंज कर रहे होते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोजिनेशन के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या है कि बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म रिएक्ट विद हेलोजन। फैटी एसिड्स जो है ना हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और हेलोजन क्या है, हेलोजन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हेलोजन जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तुम लोग सुना होगा, क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्रोमीन, ठीक है। फ्लोरीन और ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सारे हेलोजन हैं। और आयोडीन। द एडिशन टेक प्लेस एट डबल बॉन्ड, जब ये हेलोजिनेशन में जब हेलोजन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ लिपिड्स ऑक्सीडेशन। The double bond present in the unsaturated fatty acid is readily oxidizable. The spontaneous oxidation forms the thin, transparent coating on the surface of which oil is applied, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जो फैट्स वगैरह जो है ना, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, जल्दी से जब इन एयर के साथ इनका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना, ये फैटी एसिड्स किसी भी चीज़ जिसमें शामिल किए हों, जैसे पेंट्स में हम थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालते हैं, तो उसमें ना एक कोट टाइप की ना लेयर दे देते हैं, ठीक है। कोट दीवानों पे करते हैं ना, एक कोट, दो कोट, ठीक है। तो ये इसको हम कह रहे हैं बेसिकली दिस ड्राइंग ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, ठीक है। तो पेंट एंड वार्निशेस में ये बेसिकली यूज होते हैं। अच्छा, शोर तो मेरी तरफ तो कोई नहीं है, शुक्र है। ना कोई रूम में है इधर जिधर मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो शोर तुम लोग का रास्ते में ना कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो, वरना तो कोई नहीं है। चलो जी, नमाज ब्रेक करते हैं गजाला, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग स्टडी करते हैं इसको इंशाल्लाह, जो रिमेनिंग रह गया। तो नमाज ब्रेक के बाद जो है ना, अभी करते हैं इसको, ठीक है। 10-15 मिनट की ब्रेक करो, पानी शानी भी पिए और जरा चाय शाय भी पी लें और नमाज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नमाज ब्रेक 15 मिनट्स, ओके। एवरीवन क्लियर? नमाज ब्रेक।
जी स्टूडेंट्स, वी आर बैक. Hello, are the girls back or not? Students, are you back or not? जी जी, ओके ओके. हेलो गर्ल्स, वापस आ गए हो सब? चलो जी, दोबारा हम लोग जरा लिपिड्स पे आ जाएं, ठीक है? लिपिड्स पे जरा दोबारा आ जाएं वापस. लिपिड्स का हम निकाल लें जरा, जो है ना, चैप्टर दोबारा. जी अच्छा जी, हम कर रहे थे लिपिड्स के, जो है ना. अच्छा, इसमें जो है ना बेसिक फंक्शंस आ सकते हैं, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फर्क आ सकता है, ठीक है? ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें आ सकती हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन आ सकती है, ये हो सकता है ये रिएक्शंस वगैरह ना आए, हेलोजिनेशन या हाइड्रोजिनेशन, ठीक है? वैसे लिपिड्स के फंक्शंस आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस आ सकते हैं. तो ये दो चार टॉपिक्स हैं विच आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इसमें जो है ना बेसिकली फंक्शंस ऑफ लिपिड्स जैसे हैं, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनाइज. ये तो जिस तरह लिखे हैं इसी तरह से तुम लोगों ने याद करने हैं, ठीक है ना? कि विटामिन डी भी बना रहा है, स्टेबिलिटी भी दे रहा है, इंसुलेशन भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है. तो ये फंक्शंस तो एज इट इज जो है ना हम लोग करेंगे, ठीक है? जैसे लिखे हैं, हम इसमें तो कोई ऐसी चीज समझाने वाली जो है ना जी इसमें नहीं है, ठीक है? तो फंक्शंस विल बी एज इट इज, एज दे आर रिटन बेसिकली, ठीक है? तो फंक्शंस हम ऐसे ही याद कर लेंगे लिपिड्स के. इसके बाद जो है ना बेसिकली फंक्शंस के बाद जो है हमारे पास जी वो है, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन, विच इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग ना, क्लासिफिकेशन बेसिकली, ठीक है? तो वी हैव द सिंपल लिपिड्स, ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स. तो जो हमारे सिंपल लिपिड्स है ना, दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स. अब ये जो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि लिपिड्स में जो है ना फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों मिलते हैं. तो जब फैटी एसिड और कोई अल्कोहल मिलता है ना, तो उनके दरमियान जो चेन जो ग्लाइकोसिडिक जो उसके साथ बॉन्ड होती है ना, जो लिंकेज होती है, उस लिंकेज का नाम है एस्टर लिंकेज, ठीक है? एस्टर बेसिकली इसको कहते हैं, ESTER. मैं रिपीट कर रही हूँ. ये याद रख लो. फैटी एसिड तो मैंने तुम लोग को बता दिया कि हाइड्रोकार्बन के आगे जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ही है ना? अब वो फैटी एसिड जब साथ में ग्लिसरॉल से यानी कि किसी अल्कोहल से मिलेगा ना, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिर लिपिड, ठीक है? तो फैटी एसिड जब अल्कोहल से मिलेगा तो जाहिर बॉन्ड होगी, कोई ना कोई लिंकेज होगी. तो उस लिंकेज को हम कहते हैं बेसिकली एस्टर लिंकेज, ठीक है? अब जो सिंपल लिपिड्स है ना, उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक फैट्स और एक वैक्सेस. जो न्यूट्रल फैट्स है ना, उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी कि फैट्स भी आ जाते हैं और ऑयल भी आ. शॉर्ट नोट ऑन टैग, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. तो तुम लोग ये जितनी 3-4 लाइनें लिखी हुई आराम से लिख सकते हो, लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स के मार्क्स कितने हैं. अच्छा जी, अब जो न्यूट्रल फैट्स या जो टैग है, दैट इज द सेम थिंग. Tag are the ester of fatty acid with glycerol. The fatty acid is called the acyl group. Glycerol in an acyl glycerol differentiates these acyl glycerols from mono, di and tri. इसका मतलब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ. इसका मतलब ये है
कि फैटी एसिड जो है ना ग्लिसरॉल के साथ मिल रहा है, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ मिल रहा है और वो बना रहा है बेसिकली जो है न्यूट्रल फैट्स हैं जिसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो फैटी एसिड है ना उसको हम कह रहे हैं एसाइल ग्रुप। अब जितने एसाइल ग्रुप जो है ना वो अटैच होंगे ना, इनके जितने फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे ना, उस तरह हम इसको मोनो असाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे, ठीक है। मैं तुम लोगों को जो है ना इसका स्ट्रक्चर से भी बेसिकली तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर ये कर देती हूँ। जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ना दैट इज बेसिकली CH2OH, ठीक है, CH2OH। और उसके बाद है जी बेसिकली ये है CH2OH, और इसमें अगर हम इसको एंटर करना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, CH2OH एंड will be like एक मिनट सर मैं कर रही हूँ तुम लोगों को जो है ना स्ट्रक्चर CH2OH और CH2OH के नीचे है बेसिक CHOH और इसके नीचे फिर दोबारा है CH2OH, ठीक है। अब ये जो 3 हेलो 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 स्ट्रक्चर जी जी वॉइस नहीं थी, मैंने म्यूट किया था जी। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है ना ये बेसिकली मैं तुम लोगों को बताऊं, ये ऊपर नीचे है CH2OH, उसके बाद नीचे उसके आएगा CHOH, फिर नीचे आएगा, यानी कि 3 इसमें जो है ना वो CHOH के आगे जो है ना वो जगह जो खाली है ना वहां पे फैटी एसिड 3 फैटी एसिड इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है इसमें एक टाइम पे CHOH है, उसके बाद नीचे फिर CHOH है, फिर CH2OH है, यानी कि एक टाइम में 3 इसमें फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं। अगर 3 अटैच होंगे तो इसको हम कहेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, अगर 2 अटैच होंगे तो फिर डाई एसाइल ग्लिसरॉल, अगर एक अटैच होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, मोनो असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसे कहेंगे नंबर्स ऑफ द OH ऑफ ग्लिसरॉल जो है ना ये बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं। मोनो एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है दे आर इम्पोर्टेंट इन द डाइजेशन एंड एज द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, और बाकी फंक्शंस जो लिखे हैं वो तो एज इट इज ही तुम लोगों ने पढ़ने हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स की जो है जी वो हमने पहले भी पढ़ी है कि लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे उसको हम ऑयल्स कहते हैं, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उसको हम कम हियर, डोंट टच कम हियर।
ठीक है जी। तो प्योर फैट्स कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस होते हैं, और इसमें जो आप मार्केट से थोड़ा येलो कलर, वो पहले भी मैंने बताया था, एडिटिव्स उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं उनकी वजह से बेसिकली उसमें कलर होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं उस वजह से होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जी हाइड्रोलिसिस, फैट्स कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, बाय हीटिंग इन वाटर, हाई टेम्परेचर पे इसको हम हीट करें तो दे कैन बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, अपॉन हाइड्रोलिसिस जब अगर अच्छा ब्रेक होंगे तो फिर वही चीजें देंगे ना जिनसे मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं फैट्स? आपके ग्लिसरॉल से मिलके बना हुआ है और फैटी एसिड से। तो जब टूटेंगे अभी बॉडी में तो यही दो चीजें मिलेंगी ना, एक ग्लिसरॉल मिलेगा और दूसरा फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं लाइपेज, जो कि फैट्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। आप स्पॉनिफिकेशन वही है जो पहले भी था कि साबुन का बनना, कि फैट्स को जब हम अल्कली मेटल्स के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ, या पोटेशियम KOH कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, KOH, इनके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब ये है कि फैट्स एंड ऑयल्स में जब जो है जी बैड ऑर्डर और बैड टेस्ट जो है, ऑर्डर मीन स्मेल, डेवलप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में भी नोट वगैरह आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी तुम लोगों ने लाजमी करना है। रेंसिडिटी दो टाइप की है, एक हाइड्रोलिटिक है और एक ऑक्सीडेटिव है। न्यूट्रल फैट्स फ्रॉम द एनिमल्स, मुझे पता है ये ना टेक्स्ट में आएगा। Neutral fats from the animal sources are contaminated with the enzymes lipases. The action of lipases, अगर हम फैट्स या ऑयल्स को ओपन छोड़ दें, ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाती है, इनका एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर्स डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर जो है ना लाइपेजेस एंजाइम्स इनको ब्रेक डाउन कर दें, इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, इनको शॉर्टर चेन फैटी एसिड्स में चेंज कर दें, तो फिर भी क्या होगा कि बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? Goodbye. Goodbye. Okay. Let me complete my lecture and then I'll give you. ठीक है जी, तो रेंसिडिटी भी हमने करना है, और ये कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, टोकोफ्रोल या विटामिन ई वगैरह हम इसमें डालते हैं ना, जब बाजार में वैसे भी ये तो पहले से ऑलरेडी उन्होंने डाला होता है कंपनी वालों ने विटामिन ई, जिससे ये बैड ऑर्डर वगैरह इसमें डेवलप नहीं होता। वैक्सेस इतनी कॉमन, इतनी मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दीज आर द ईस्टर ऑफ fatty acids with alcohols other than glycerol. Waxes are distributed widely in plants and animals. ठीक है जी, फंक्शन इसके जो है, waxes on the surface of skin and hair keeps the surface pliable and water repellent. ठीक है, ये जो है बेसिकली जिस सरफेस पे भी आप वैक्स लगाओगे ना, वाटर रिपेलेंट बन जाती है, ठीक है, यानी कि वहां पे पानी जो है ना वो फिर नहीं आएगा, पानी उसमें उस पे जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं फिर वो सरफेस कर सकेगी जहां पे भी जो है आप वैक्स लगाओगे, ठीक है, तो दे आर बेसिकली वाटर रिपेलेंट। इसके अलावा जो है एयर वैक्स जैसे हमारी कान में होती है, वो हमें फॉरन जो पार्टिकल्स वगैरह अंदर ना जाए कान के, उससे बचाती है। बी वैक्स है, ठीक है, हनी कॉम वगैरह जो शहद की मक्खी वगैरह बनाती है, लैनोलिन जो है वूल से ड्राइव होती है, और ये ऑइलमेंट्स में, क्रीम्स में, कैंडल्स में, पॉलिशेस में, कॉस्मेटिक्स में, काफी जगह जी ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रही हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है आपके फॉस्फोलिपिड्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज द नेम इज सेइंग कि ऐसे लिपिड्स और ये कंपाउंड लिपिड्स हैं, ठीक है, और ये दो तरह के हैं बेसिकली, एक फॉस्फोलिपिड्स हैं और एक हमारे पास हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स की आगे से फिर फर्दर टाइप्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये, इनमें फॉस्फेट होता है, ये सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी पार्ट प्ले करते हैं। अब इसकी सर्टन एग्जांपल है, सबसे पहली है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हम ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स भी कहते हैं। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जी, फर्दर इसकी फिर जो है ना सब टाइप्स हैं, जिसमें है बेसिकली फॉस्फेटिक एसिड है, लेसिथिन है, सफेलिन्स हैं, प्लाज्मेलोजिन्स है ना, फर्दर इसकी फिर 4 टाइप्स हैं, लेसिथिन, फॉस्फेटिक एसिड, लेसिथिन, सफेलिन और प्लाज्मेलोजिन्स, ठीक है, फर्दर इसकी टाइप्स हैं, तो ये हमने ठीक है। फॉस्फेटिक एसिड जो है जी, वन ऑफ द फैटी एसिड ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज। अच्छा, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम में करवाए थे और बताया भी था, इसमें भी जो है ना अगेन स्ट्रक्चर्स आर नॉट गिवन, तो क्लास में अगर हम समझाने के रेफरेंस से करते तो हम इसमें ड्रॉ करते, लेकिन एग्जामिनेशन में तुम लोग के स्ट्रक्चर्स आएंगे भी नहीं, बट जितना पे लिखा हुआ है वो उसी तरह से याद कर लो कि जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है ना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है ना वो बेसिकली क्या है कि वन ऑफ द फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि ग्लिसरोल में 3 फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि 3 आ रहे हैं ना, सी ऐसे एक कार्बन ऊपर, फिर दूसरा नीचे, फिर तीसरा,
तो 3 जो है ना जी कार्बन तीनों के साथ फैटी एसिड अटैच होता है तो ट्राइथाइल ग्लिसरॉल बनता है। लेकिन फॉस्फोलिपिड में ऐसा नहीं है। फॉस्फोलिपिड में क्या है कि जो पहले 2 कार्बन है ना, जो पहले 2 है ना उनके साथ फैटी एसिड अटैच होता है, और जो तीसरा कार्बन है ना बेसिकली उसके साथ जो है ना H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें तीसरे कार्बन पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली अटैच होगा, फैटी एसिड अटैच नहीं होगा। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, और ये सेल्स में बहुत कम अमाउंट में जो है ना ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट है एंड दैट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ओके क्लास, इसमें ये था कि असल बेस्ट तो ये था कि तुम लोग खुद पढ़ के आते, फिर जो है ना जो मुश्किल होती वो तुम लोग पूछते। इसलिए पूरा चैप्टर तो हमारा एक तो उसमें रिवाइज ही नहीं होना एक में, फिर भी मैं जल्दी 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 कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, लेसिथिन सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेसिथिन पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेसिथिन, इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो इजीली आ सकता है। These glycerophospholipids are derivatives of alpha phosphatidic acid। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि उसी बेस पे ये भी है, उसी से ड्राइव किया गया जो ऊपर लिखा हुआ है फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, इन विच कुलीन इज ज्वाइंट विद फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड में मैंने तुम लोगों को बताया जो तीसरा फैटी एसिड अटैच होना था ना उसकी जगह पे फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। ठीक है, यही था ना। अब ये जो लेसिथिन है ना इसमें जो तीसरा फैटी एसिड है ना उसमें फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट के साथ में एक और कंपाउंड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है कुलीन। तो तुम ये लिखोगे कि कुलीन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है फैटी एसिड्स ये ज्यादातर सीरम और बाइल में होते हैं। चलो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो लिख सकते हो ना। और इसके अलावा इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं और ये मेजर लंग सर्फेक्टेंट है। ठीक है ना, इसी तरह से सेफेलिन्स जो है ये ज्यादातर ब्रेन में होते हैं। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2-3 चीजें इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, एंथैलोमीन, सेरीन और इनोसिटोल। यानी कि फैटी एसिड और फॉस्फेट ने तो प्रेजेंट होना ही होना है, फिर ही लिपिड बनेगा ना, लेकिन साथ में जो है ना और चीजें भी प्रेजेंट है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है वो तुम लोग लिखोगे। इसी तरह प्लाज्मेलोजिन में भी देखो लिखा हुआ है कि कोलिन और एंथैलोमीन और सेरीन में से तीनों में से कोई चीज हो सकती है। ये मसल में, हार्ट में, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इसको प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर भी कहते हैं। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को भी मेडिएट करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस और सुपर ऑक्साइड्स यानी कि इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है उसमें अल्कोहल हमारा कौन सा है, स्फिंगोसिन है। ये तो हम कर चुके हैं पहले भी। और ग्लाइकोलिपिड्स में जाहिर है कोई ना कोई ग्लूकोज या गैलेक्टोज वगैरह अटैच होता है। जो गैंग्लियोसाइड्स हैं इसमें जो है ना वो तुम लोगों को याद होगा कि हेक्सोसामीन वगैरह जो है ना ग्लूकोसामीन वगैरह, ग्लूकोज में जो हमने पढ़ा था अमाइनो शुगर्स, वो बेसिकली गैंग्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाती हैं। लिपिड्स और साथ में जो है ना वो शुगर यानी कि ग्लूकोज या ग्लैक्टोज और साथ में न्यूरोमेनिक एसिड, ये हैं अमाइनो शुगर्स और हेक्सोसामीन। ठीक है, ये भी जो है ना रेड ब्लड सेल, स्प्लीन, नर्व में प्रेजेंट होती हैं। बाकी ये सल्फोलिपिड्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लिपोप्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने बताया था ये टेबल हमने नहीं करना जो दिया हुआ है ना, ये लिपोप्रोटीन ओरिजिन, एपोप्रोटीन फंक्शंस, ये वाला हमने नहीं करना। बाकी लिपोप्रोटीन्स हम करेंगे। काइलोमाइक्रोन्स क्या होती हैं। ठीक है, ये तो 2 पेजेस पे टेबल दिया हुआ है ना, बस ये तुम लोग छोड़ देना। और VLDL, LDL वगैरह, ठीक है, ये HDL, ये तो एज इट इज जितना लिखा हुआ है ये तुम लोगों ने पढ़ना है कि HDL हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं और VLDL वगैरह और काइलोमाइक्रोन कार्डियो डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसमें जो सवाल आते हैं ना अक्सर वो ये आते हैं कि ये जो लिपोप्रोटीन्स है इसमें सबसे कम डेंसिटी वाली कौन से हैं। तो कौन से हैं सबसे कम डेंसिटी? सबसे पहला जो है काइलोमैक्रोन्स, ये याद रखो, जो सबसे पहले है ना उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा कम है। जो काइलोमैक्रोन्स है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है और इसका साइज ज्यादा है। डेंसिटी उसकी कम होगी, मैं तुम लोग को बताऊं, जिसमें प्रोटीन कम होगी। जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगी ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो प्रोटीन किस में ज्यादा है? हाँ जी, टेबल दोनों नहीं करने, ये जो लिपोप्रोटीन्स वाले हैं ना ये रहने ही दो, क्योंकि इसमें
अगर करने भी हैं तो फिर ये जो एपोप्रोटीन्स वाला कॉलम है ना, ये रहने देना, क्योंकि ये एपोप्रोटीन्स तुम लोग के काम की चीज नहीं है। फंक्शंस करने हैं कर लेना, एपोप्रोटीन्स वाला कॉलम जो है ना वो नहीं करना। टेबल अगर करना भी है ना तो एपोप्रोटीन्स वाला कॉलम जो है ना वो हमने नहीं करना। बाकी अगर फंक्शंस वगैरह तुम लोग याद रखना चाहते हो तो यस यू कैन, बट कवर इट प्लीज, कवर इट कवर इट। ओके थैंक यू। ठीक है जी, तो एपोप्रोटीन्स वाला नहीं करेंगे, बाकी तुम लोग कर सकते हो। अच्छा, तो डेंसिटी किसकी कम है? जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा कम होगी, तो काइलोमाइक्रोन्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन्स के बाद जाहिर है जो VLDL है उसकी भी डेंसिटी कम है, लेकिन काइलोमाइक्रोन से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसी तरह से जो LDL है, ठीक है, और जो LDL में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, और सबसे ज्यादा अच्छी जो इसमें है वो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि लिवर में सिंथेसाइज हो रहे हैं। अच्छा जी, MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो है लिपोप्रोटीन किधर बन रही है, और जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो फिर क्या मिलता है। देखो, ब्रेकडाउन से आपको वही चीजें मिलेंगी जिनसे ये मिलके बनी है, यानी कि फैटी एसिड से मिलके बनी है, और किससे मिलके बनी है? ग्लिसरॉल से। टेबल टेबल मैंने तुम लोग को बता दिया है कि ये तुम लोग अगर करना चाहते हो ना एपोप्रोटीन वाला कॉलम निकाल के, तो बाकी ये जो है ना काइलोमाइक्रोन्स और ओरिजिन उसका क्या है, और फंक्शन और डिग्रेडेशन और क्लिनिकल नोट्स ये कर लो। बस एपोप्रोटीन्स वाला जो मैंने कहा था वो रहने देना, कौन कौन सी एपोप्रोटीन्स इसको रन कर रही हैं। ठीक है, एपोप्रोटीन्स मैंने, बाकी HDL के बारे में भी ये लिखा हुआ है, ये कॉलम है ना, लिपोप्रोटीन, ओरिजिन, एपोप्रोटीन, फंक्शन। तो मैंने कहा एपोप्रोटीन रहने दो, बाकी टेबल करना है तो चाहे कर लो, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। पढ़ लो चलो एक दफा टेबल, ठीक है, चाहे तुम लोग एक दफा टेबल पढ़ लो। ठीक है, अब इसी तरह से जी हमारे पास इसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ना। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है ना दैट इज कोलेस्ट्रॉल। वेयर इज योर कप? अपना कप के लिए, ओके, ब्रिंग द स्पून। ठीक है, तो इसमें जो है वो, बट डोंट टच प्लीज, नो नो नीड, छोड़ दे। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल भी जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मम्मा दूसरी ये वाली नहीं, तीन चुप करना करना। तीन देखिए। ओके फाइन, मम्मा कितनी? हाउ मच? 4। नो प्लीज, वन फॉर मी, मुझे डालो, वन फॉर मम्मा। ओके फाइन, ब्रिंग द स्पून एंड वाटर। ओके, ठीक है, तो इसमें जो है ना जी वो कोलेस्ट्रॉल वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तुम लोग अगर इस पे, मैंने तुम लोगों को कौन सा टेबल तुम लोग कह रहे हो? 5.2 48 पेज पे मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा 48 पेज पे जो है ना, एक मिनट, हाँ वो तुम लोग कर लो, वो तो क्लासिफिकेशन का लिखा हुआ है, हाँ वो तुम लोग चाहे कर लो, एक बार देख लो। क्लासिफिकेशन अगर आ जाए तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं इसी टेबल की फॉर्म में करना है ड्रॉ। ये जो है ना लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि लिपिड्स से सिंपल लिपिड्स में फैट्स आ जाएंगे और वैक्सीज आ जाएंगे। ठीक है, फिर लिपिड से कंपाउंड लिपिड में सबकी एग्जांपल लिख दी, फिर लिपिड से डिराइव लिपिड्स वो एग्जांपल लिख दी। ये आपकी क्लासिफिकेशन है, ये टेबल तुम लोगों को करना है, लेकिन ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जरूरी नहीं एज इट इज करो। समझ आ गई है ना कि ये क्लासिफिकेशन सारी बताई हुई है, सारी लिपिड्स की क्या बताई हुई है, क्लासिफिकेशन बेसिकली। खुद भी ये टेबल ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन होना सही चाहिए ना कि लिपिड से देखो दो चीजें, लिपिड से 3 चीजें बन रही हैं, तीन में क्लासिफिकेशन हो रही है, एक सिंपल लिपिड्स, दूसरा कंपाउंड और तीसरा ड्राइव्ड। सिंपल की फर्दर सब क्लासेस हैं जिसमें 2 हैं, न्यूट्रल फैट्स हैं और जो है ना वो, हाँ आगे डिटेल इसमें टेबल में लेकिन बहुत ज्यादा दी हुई है बेसिकली ना। ये जो नीचे इतनी डिटेल नहीं, अगर क्लासिफिकेशन आए तो इतनी नहीं जरूरत। बस कंपाउंड लिपिड्स की लिख दो, फॉस्फोलिपिड हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, सल्फोलिपिड्स हैं, बस ये, और लिपोप्रोटीन्स हैं। मेरा नहीं ख्याल आगे फिर ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स और ये लिखने की जरूरत है। जी इसमें बहुत एक्सटेंडेड दी हुई है, बट ये है कि थ्योरी में भी तो तुम लोगों ने ये करना ही है ना बेसिकली। एक मिनट तो हम लोग जो है ना वो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ज्यादा लिखते हैं, फिर आगे फॉस्फोलिपिड्स की यस क्लासिफिकेशन हम दे देते हैं, हम सल्फोलिपिड्स वगैरह जो है ना लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं लिखते इसमें। ये इंशाल्लाह जब फाइनल टर्म से पहले होगी ना क्लासेस तो मैं तुम लोगों को डिस्कस करूंगी कि क्या क्या इसमें हमने ऐड करना है। अच्छा भी बाकी तुम लोग अब जो है ना वो करके आओ,
बेसिकली जो है ना इसमें मैंने तुम लोगों को बता दिया कोलेस्ट्रॉल और फिर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह भी समटाइम्स आ जाता है, लेकिन वो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के क्वेश्चंस में जो है ना वो आपकी क्लासिफिकेशन और जो है आपका फॉस्फोलिपिड्स, लेसिथिन वगैरह, ये तुम लोगों का मेन। लीजा मुझे भी देना। और इसके अलावा जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह। स्टॉप 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 स्टॉप, लेट मी चेक। बिल्कुल भी नहीं मीठा डाल, ठंडा बहुत है। मीठा लगा बहुत। तो पानी डाल लूं? नहीं जी बिल्कुल। नेक्स्ट हम जो है ना बूथ को हम कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल रिव्यू करके तुम लोग पढ़ कर आना से जो है ना वो बेसिकली पानी डालो, बहुत ये बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट में हम करेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स इंशाल्लाह, ठीक है। पूरा चैप्टर हम रिव्यू करेंगे, लेकिन ये है कि तुम लोग जो है ना पहले ये जो है ना वो पढ़ कर आओ तो फिर ही फायदा है, क्योंकि वेबिनार पे तुम लोगों को पता है वैसे ही जरा सा डिफिकल्ट है। तो हम ये करेंगे, ठीक। जूम जो है मीटिंग्स वो तुम लोग अपने गूगल ऐप वगैरह में जाओ ना तो वहां से भी तुम लोग निकाल सकते हो जूम, ठीक है। जूम मीटिंग्स तो वो तुम लोग इंस्टॉल कर लो, फिर हम वाइवा हमारा उस पे है। जैसे तुमने ये वेबिनार का पोर्टल वगैरह किया ना, हमारे बच्चों में इसी तरह से जो है ना तुम लोग ये जूम भी इंस्टॉल कर लो। फिर हमारा वाइवा 20 तारीख को है, पेपर भी हमारा उसी दिन है, तो ट्राई प्लीज। 15 को है। और तुम लोग जो है ना जूम भी जो है ना वो इंस्टॉल कर लो। ये हमें जो है ना वो वाइवा के लिए जो है ना बेसिकली हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है। और इसका लिंक मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगी जरा वाइवा से पहले, 20 तारीख से पहले। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और पढ़ना तो यार देखो, वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी कांट because we don't have any choice. बहुत मीठा अपना डाली बांग बांग। तुझे बहुत को इंशाल्लाह होती है क्लास, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करते हैं बाकी भी जो चीजें हैं ना। जी ये टेस्ट कोई नहीं, बस लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, क्या टेस्टों का फायदा ही कोई नहीं है। एग्जाम्स की तुम लोग प्रिपरेशन करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्राई टू प्रिपेयर फॉर योर बेसिकली एग्जाम्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। प्रोटीन्स का टेस्ट तो है, अगर देना चाहते हो तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देखो मैंने बनाया भी हुआ, उस पर दे दो। चलो सैटरडे को टेस्ट है ना, और टाइमिंग्स क्या है उसके 5 to 6। प्लीज कंफर्म मी द टाइमिंग्स जो है ना टेस्ट के वो मुझे बता दो, ठीक है। टाइमिंग्स मुझे बता दो जो टेस्ट के हैं। उससे फिर ये है कि हम लोग जो है ना वो पानी और डालो, बहुत मीठा था। मेरे को नहीं मीठा, मेरा पूरा ना आयु के पड़ गया। इतना मीठा लीजा मार जाओगी। जी क्लास और के क्वेश्चंस हैं तो तुम लोग बता दो, हाँ ठीक है। 5 to 6 है, ठीक है टेस्ट, ठीक है जी। 5 to 6 है तो हम प्रोटीन्स का लाजमी टेस्ट इस दफा दो, थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना तुम लोग का हो जाएगा। क्या 4 to 6 है कि 5 to, तो मैं वैसे 5 बजे रखूंगी टेस्ट तुम लोगों का। 6 बजे एंड बिकॉज के उसमें ना एमसीक्यूज ही होंगे तुम लोगों के टेस्ट के। अच्छा जो पेपर है ना उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों के एमसीक्यूज ही होंगे, एससीक्यूज
में सुना है कि कुछ आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है, तो आई विल पर का पेपर है, इसका मतलब एमसीक्यूज होंगे, लेकिन कुछ इजी से डाल दूं। लेकिन ये है कि प्रिपरेशन शुड बी गुड वन, ठीक है, प्रिपरेशन तुम लोग की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कितने पानी में अभी हद तक हमने क्या किया है, कितना आता है, ठीक है, ये सारी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह बस तैयारी तुम लोग जो है ना अच्छी रखो, ठीक है। आई नो कि जो भी है टाइम निकालो, लेकिन तैयारी जो है ना बाय टाइम की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिड टर्म से काफी असेसमेंट तुम लोग की हो जाएगी। सेकेंडली ये कि इंटरनल ग्रेडिंग में भी तुम लोग के मार्क्स ये शामिल होने हैं। मिड टर्म्स के जो एग्जाम नंबर हैं दे आर काउंटेड इन योर इंटरनल एग्जामिनेशन। जो तुम लोग की इंटरनल ग्रेडिंग है, 10 नंबर होते हैं ना इंटरनल ग्रेडिंग के, उसमें ये तुम लोग के शामिल होने मिड टर्म्स के एग्जाम्स। फाइनल के भी होंगे 5 नंबर और 5 इसके 10 में से तुम लोग के होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हमें इसी तरह से करना है कि ये हमारे यूएचएस का भी एक तरह से हिस्सा बन गया। और भी क्वेश्चंस हैं जी तो यू कैन आस्क, ठीक है, सिंपली तुम लोग टाइप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो तुम लोग टाइप कर सकते हो इजीली। तो कहा ना पढ़ो जो वो क्या कह रहे हैं, देखो पीछे कर। Join this challenge channel to get as two numbers only count like this by आस्क, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तुम लोग पूछ सकते हो, नॉट अ बिग डील, एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी है टेस्ट रिलेटेड। ये बेटे, ठीक है, फिर सी यू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन है तो पूछ लो, आरा लगा लो दोबारा। मैं बात कर लेती हाँ करो। हूँ।